भारत का इतिहास कहानियों से भरपूर है, जहाँ सिविलाइजेशंस, रिलीजन्स और संस्कृतियों की कहानियां सुनाई जाती हैं। पैलियोलिथिक एज से लेकर आज तक भारत की सभ्यता सबसे पुरानी मानी जाती है। और आज भी ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके इतिहास के बारे में जानने के लिए हम खुद को भी नहीं रोक पाते। तो चलिए इस वीडियो में हम इस शानदार इतिहास के सफर में घूमते हैं और अपने ऑडियंस को भारत के पुराने और चमत्कारिक दौर में ले जाते हैं। हम देखेंगे कैसे भारत की सभ्यता ने दुनिया के स्टेज पर इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। भारत के पहले ह्यूमन एक्टिविटीज जो कि पृथ्वी पर खोज किए गए केव पेंटिंग्स और पत्थर से बने औजारों के सबूतों के साथ मौजूद हैं। इन सबूतों से पता चलता है कि भारत में ह्यूमन एक्टिविटीज के पहले एविडेंस 4 लाख से 2 लाख BC के बीच मिले थे। इस समय के पहले बसने वाली सिविलाइजेशन की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें पता है कि भारत के पहले कुछ हजार सालों तक एक फेमस सिविलाइजेशन रही जो हड़प्पन लोगों की थी। इंडस नदी के किनारे रहने वाले हड़प्पन लोगों के पास खुद का लिखने का तरीका, समाज में रहने का तरीका, आकर्षक शहर और आर्किटेक्चर थे। लेकिन आज तक समझ में ये नहीं आया कि इस सभ्यता का 1500 BC के आसपास क्यों पतन हुआ। कुछ लोग इसका कारण मानते हैं कि इसका पतन प्राकृतिक आपदाओं या फिर वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया से हुए आक्रमणों का था। अब हम बात करेंगे भारतीय इतिहास की किताबों पर अपना छाप छोड़ने वाली अगली फेमस सभ्यता की, यानी वैदिक आर्यंस की, जो कि संस्कृत लैंग्वेज का यूज करते हैं। इन्हें वैदिक लोगों का नाम दिया गया जो कि 4 पवित्र ग्रंथों या वेदों से मिलता है, जिनसे रिसर्चर्स को एक झलक मिल रही है इस सभ्यता के जीवन और विश्वासों की। वेदास को आमतौर पर सबसे पुराने हिंदू स्क्रिप्चर्स माना जाता है और भारत में लगभग 1000 BC के आसपास वैदिक सिविलाइजेशन ने अपनी संस्कृति को बड़े हिस्से तक फैलाया था। इस व्यवस्था की मूल भूमिका 3 मुख्य स्तरों पर टिकी थी। पहला था ब्राह्मण यानी पुरोहित, दूसरा था क्षत्रिय यानी योद्धा, और तीसरा था वैश्य यानी आम नागरिक। अगले कुछ शताब्दियों तक अपनी सभ्यता और व्यापार को भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलाने का काम कर रहे थे। ये 16 अलग अलग उत्तर भारत के राज्यों में फैलते रहे, जैसे गांधारा, कौशला, कुरु और मगध। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में 4th सेंचुरी BC के दौरान इस साम्राज्य ने विकास किया। जैसे इसने अपनी सत्ता बढ़ाई और अपने अधिकार को मजबूत किया, उसने मौर्यन एम्पायर का निर्माण किया, जिसे माना जाता है भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य था। मौर्यन एम्पायर ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की, जो आज के समय में पटना के पास है, और कई सारे फेमस टेम्पल्स, लाइब्रेरीज, महलों और यहाँ तक कि एक यूनिवर्सिटी भी बनवाई। मौर्यन एम्पायर ने व्यापार में भी सफलता हासिल की। इस साम्राज्य के तीसरे राजा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते के समय तक इन्होंने एक रिमार्केबल गवर्नमेंटल सिस्टम और एक मजबूत सेना तैयार कर ली थी। लेकिन कलिंग साम्राज्य के खूनी संघर्ष के बाद और सिद्धार्थ गौतम के बिलीफ्स के कारण अहिंसा के लिए कदम उठाया गया। बुद्धा का जन्म 560 BC में हुआ था और सम्राट अशोका के शासनकाल में और उनके द्वारा स्थापित रिलीजियस सिस्टम पूरे भारत में ज्यादा से ज्यादा प्रचलित हो रहा था। लेकिन मौर्यन एम्पायर 2nd सेंचुरी BC तक लगभग खत्म हो गया था, जब मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर बृहद्रथ के उनके सेनापति द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसने बाद में 185 BC में शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। इस बात के बावजूद कि बृहद्रथ को मारने वाले पुष्यमित्र शुंग के बारे में अफवाह थी कि उसने बौद्धों को सताया था, लेकिन असल में इस दौरान बौद्ध धर्म को गिरावट का सामना नहीं करना पड़ा था। पुष्यमित्र के शासनकाल के दौरान उन्होंने कई सारे राज्यों पर अधिकार बनाए रखा, क्योंकि वो सम्राट की मृत्यु के बाद अपने एरियाज को बढ़ाने वाले बाकी डायनेस्टी के खिलाफ खड़ा था। ये डायनेस्टी कुछ खास करने के लिए नहीं जानी जाती है और इसीलिए इनका रूल बस कुछ ही समय के लिए था। कई प्रकार की बस्तियां और जो बाहर से आने वाली शक्तियां थीं, वही भारत को कंट्रोल कर रही थीं, जिनमें से एक है कुषाण डायनेस्टी। सिल्क रूट कुषाण के साथ चाइनीज, पर्शियन और रोमन साम्राज्यों के साथ उनकी व्यापार भागीदारी के लिए जाना जाता था। 1st सेंचुरी AD में कनिष्क रूलर भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए और 75 AD में पूरे एरिया में इस धर्म को आगे बढ़ाने में मदद की। कुषाण किंगडम ने नए एरा की शुरुआत की, शाक एरा। साउथ में कुषाणों से थोड़ी दूरी पर शाक युग में कुछ और डायनेस्टीज का जन्म हुआ और आपस में वर्चस्व के लिए लड़े। सातवाहन, चेरा, चोला और पांड्या के राज इस समय के दौरान साउथ में कुछ मेन डायनेस्टीज थीं और क्लासिकल एज के दौरान गुप्त साम्राज्य उत्तरी भारत का चेहरा बन गया, जिसे नॉर्थ इंडिया का गोल्डन एज बताया गया। गुप्त साम्राज्य के शासन को कानून और व्यवस्था के समय के रूप में भी जाना जाता है और इनका उद्देश्य था कि बिना लड़ाई झगड़ा किए अपने एरियाज को कैसे बढ़ाएं, और इसीलिए इस साम्राज्य को व्यापार में भी सफलता मिली। लेकिन आखिर में 5th और 6th सेंचुरी के बीच ये साम्राज्य खत्म होने की कगार पर पहुंच गया, क्योंकि सेंट्रल एशिया से हुन्स ने कब्जा करना शुरू कर दिया था और बुद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट रूलर्स की भूमि पर भी कब्जा कर लिया, और जो बाद में हिंदू धर्म बन गया। इंडियन सिविलाइजेशन को अगला बड़ा झटका इस्लाम के आगमन के साथ आया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुस्लिम इन्वेडर्स ने भारत में आना शुरू किया और सबसे पहले सिंध, मुल्तान
और सोमनाथ जैसी जगहों पर अटैक किया। इन आक्रमणों ने लोकल रूलर्स को हराना शुरू किया और राजपूतों के रास्ते में हिंदू मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। मुस्लिम इन्वेडर्स को राजपूतों को हराना सबसे मुश्किल था, लेकिन आखिर में 1192 एडी में मोहम्मद गोरी ने राजपूतों को हरा दिया और इस्लाम ने भारत में अपना काम शुरू कर दिया था और बाकी रिलीजन्स जैसे कि बुद्धिज्म, इनका डिक्लाइन होना शुरू हो चुका था। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली डायनेस्टी की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। स्लेव डायनेस्टी ने सल्तनत को लगभग 1290 एडी तक कंट्रोल किया। इसके बाद खिलजी डायनेस्टी का राज शुरू हुआ, जब जलालुद्दीन खिलजी के परिवार के हाथों में पहली बार सत्ता संभाली। लेकिन खिलजी डायनेस्टी एक सेंचुरी से भी कम रूल कर पाए, क्योंकि 1320 एडी में पूरी पावर तुगलक डायनेस्टी के हाथों में चली गई। इन्होंने बिना किसी परेशानी के 1412 एडी तक रूल किया, लेकिन तकलीफ इन्हें जब हुई तब 1398 एडी में तैमूर ने दिल्ली में घुसना शुरू किया और जैसे तुगलक डायनेस्टी कमजोर होना शुरू हुई, सैयद डायनेस्टी ने 1414 एडी में इनकी जगह ले ली। सैयद डायनेस्टी ने लगभग 37 सालों तक रूल किया। इसके बाद शुरुआत हुई लोधी डायनेस्टी की, लेकिन इस डायनेस्टी के आखिरी रूलर इब्राहिम खान लोधी 1526 एडी में काबुल के लीडर बाबर के हाथों पानीपत की लड़ाई में मारे गए थे। इब्राहिम के मरने के साथ ही दिल्ली सल्तनत से लोधी डायनेस्टी का कंट्रोल खत्म हो चुका था और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हो चुकी थी, जो पूरे इतिहास में सबसे महान में से एक बनी। ओरिजिनल टर्की मंगोल ने भारत के एक बड़े हिस्से पर 2 सेंचुरीज तक रूल किया और भारत को कल्चरल ग्रोथ और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स दोनों ही दिए, जिनमें शामिल है द ग्रेट ताजमहल। इतनी बड़ी सक्सेस मिलने के बाद भी 18th सेंचुरी में मुगल्स का डिक्लाइन शुरू हुआ। मराठास और ब्रिटिशर्स के एक के बाद एक विद्रोह की वजह से मुगल डायनेस्टी कमजोर पड़ने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वास्तव में पहले से ही इस एरिया में आ चुके थे, लेकिन 1857 के सिचुएशन के साथ मुगल्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे और इसके बाद अंग्रेजों ने आगे बढ़ना शुरू किया। 1857 के बाद पूरे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। लोकल रूलर्स के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन जल्द ही 1857 का रिवोल्ट एक बड़े विद्रोह में बदल गया, जिसे इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 के रूप में जानते हैं और इसे ही बाद में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा जाने लगा। इस रिवोल्ट का असर 1 नवंबर 1858 में देखने को मिला, जब ब्रिटेन की रानी क्वीन विक्टोरिया ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश क्राउन के नाम पर रूल किया जाएगा। उसी समय से ही लोकल लोगों ने अपनी जमीन पर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा दिखाया। इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए अगला बड़ा कदम महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखा और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। लेकिन इससे कुछ खास रिजल्ट्स ना मिलने के बाद गांधी जी ने 1929 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। ये मूवमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस डे की घोषणा के लिए शुरू हुआ था, जो कि 16 जनवरी को मनाया जाएगा और इस मूवमेंट के साथ ही अंग्रेजों का कोई भी आदेश ना मानने के लिए तय किया गया। लेकिन गांधी जी की ये रणनीति भी फेल हो गई और इस बार तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा, जबकि बाकी कई रिबेलियंस को मार दिया गया। लेकिन फिर भी 1930 में ब्रिटिशर्स को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक घसीट ही लाए, जिसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी शामिल हुए। गांधी जी की अगली कोशिश थी क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद भारत में न्यू लेबर पार्टी आई और इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए सहानुभूति दिखाई। लेकिन आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया।